मैं कुमकुम जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने केमिस्ट्री की क्लास में। बच्चों हमने सॉलिड स्टेट के 2 वीडियो पढ़ लिए हैं। अब है हमारा तीसरा वीडियो जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज क्रिस्टल जालक और एकक कोशिका, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्या मतलब होता है क्रिस्टल जालक का? देखिए, जैसे वर्ड से पता चल रहा है जालक, जालक मतलब क्या है? कोई जाल जैसी संरचना। तो कोई भी क्रिस्टल का जालक है। क्रिस्टल के अंदर हम क्या जानते हैं कि उसके अंदर या तो अणु होंगे या परमाणु होंगे या फिर आयन होंगे। तो कोई भी जाल जैसी संरचना जो क्रिस्टल के बारे में बात बता रही है वो किससे मिलके बनी होगी? अणु, परमाणु या आयन से। देखिए, एक छोटा सा चित्र जैसे मैं आपके सामने बनाती हूँ, कुछ इस तरह का चित्र कि मान लीजिए ये हमने कोई संरचना बनाई कि ये 4 अवयवी कण है, ठीक है। इसी तरह से और 4 अवयवी कण जुड़ गए और 4 अवयवी कण जुड़ गए, इस तरह से, ठीक है। ये मैंने एक सामान्य संरचना बनाई है जो केवल द्विविमीय है, अर्थात एक एक्स अक्ष पे और दूसरी वाई अक्ष पे, मतलब जिसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, ठीक। इसके अंदर जो कण दिखाई दे रहे हैं ये मिलके क्या बना रहे हैं? जाल जैसी संरचना बना रहे हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं बच्चों? क्रिस्टल जालक कह रहे हैं। क्रिस्टल जालक की जो अपने पास विशेषता होती है वो 3D होता है, अर्थात त्रिविमीय होता है। अब त्रिविमीय संरचना होती है, लेकिन अभी मैंने किस संरचना बनाई है? द्विविमीय। द्विविमीय संरचना मतलब जिसके अंदर एक तो लंबाई है और एक क्या है? चौड़ाई है, ठीक है। केवल 2 चीजें हैं इसके अंदर। दूसरी बात, मैंने अभी द्विविमीय संरचना इसलिए बनाई है ताकि आपको समझ में आ जाए एक्चुअली जालक का मतलब क्या है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं डॉट्स, इसको हम क्या कह रहे हैं बच्चों? अवयवी कण, ठीक है। तो अवयवी कण द्वारा निर्मित एक जालक जैसी संरचना को, एक जाल जैसी संरचना को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो हमने 2-3 चीज यहाँ से देख ली, ये मैं आपको बता देती हूँ कि क्रिस्टल जालक किससे मिलकर बना होता है बच्चों? अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। क्रिस्टल जालक किससे मिलकर बना होता है? अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। जहां तक ये समझ आ गई होगी बात कि इसका मतलब क्या है। मतलब मान लीजिए ये जालक किसका होता? NaCl का होता, तो इसके कण क्या होते हैं? Na+ और Cl- होते हैं, अर्थात सोडियम आयन होता और क्लोराइड आयन होता। अर्थात इसके अवयवी कण क्या होते? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो NaCl का पूरा जालक सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से मिलकर बना होता, अर्थात ये सोडियम क्लोराइड के होते अवयवी कण। मान लीजिए कोई लकड़ी है, लकड़ी के अंदर क्या है? कार्बन के परमाणु है, तो पूरी लकड़ी कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बनी होती, तो वहां अवयवी कण होती परमाणु। तो हम ये कह सकते हैं अवयवी कण, समझिएगा, अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन होते हैं, ठीक है। तीसरी बात, ये जो अवयवी कण है इनको किससे दर्शाया जा रहा है? इस जालक के अंदर एक बिंदु से दर्शाया जा रहा है, बिंदु से दर्शाया जा रहा है। तो इनको हम क्या कहते हैं? इन्हें हम जालक बिंदु कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हम जालक बिंदु कहते हैं। तो इसमें लिख सकते हो अवयवी कणों को बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है, जिसे जालक बिंदु कहते हैं। इतना क्लियर हो गया बच्चों आपके पास? अब आगे देखिएगा, इसके अंदर क्या है हमारे पास? ये जो अवयवी कण होते हैं बच्चों ये त्रिविमीय में विन्यासित होते हैं। बस हमारे पास सबसे बड़ी गलती यही है हमारे पास कि अभी मैंने स्ट्रक्चर आपको द्विविमीय बना के बताई है। वो इसलिए बताइए ताकि इजीली समझ आ जाए। अभी अपन त्रिविमीय संरचना भी बनाएंगे बच्चों। जैसे मान लीजिए हम इसमें ये बताएंगे तीसरी लाइन कि अवयवी कण त्रिविम में, अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, जिसे क्रिस्टल जालक कहते हैं, जिसे क्रिस्टल जालक
कहते हैं। तो समझ में आ गया, जाल जैसी संरचना क्या कहलाती है, क्रिस्टल जालक कहलाती है। दूसरी बात, ये जो जालक बना होता है बच्चों, ये बना होता है एकक कोशिका से। किसका बना होता है, एकक कोशिका से। अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी ये वाला सामने जो आपके दिखाई दे रहा है, इसकी सबसे छोटी इकाई आपको क्या दिखाई दे रही है, इसमें आप कहेंगे मैडम ये जो वर्ग दिखाई दे रहा है इसी की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात इस वर्ग के द्वारा ये जालक बना हुआ है, अर्थात इसकी जो सबसे छोटी इकाई है वो इसकी वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिस्टल जालक के अंदर ही एक टर्म और आती है जिसका नाम है एकक कोशिका। एकक कोशिका जो होता है वो क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग होता है, जिसकी बार बार अगर पुनरावृत्ति की जाए तो हमें पूरी जाल जैसी संरचना का निर्माण होता है। और आसान तरीके से समझते हैं, मान लीजिए एक दीवार बनाई जा रही है। क्या बनाई जा रही है, दीवार। दीवार बनाने के लिए क्या चाहिएगी, हमें ईंटें चाहिएगी। तो हमने ईंटों को किस तरह से लगा दिया, हमने इस तरह से ईंटों को लगा दिया। ठीक है, बार बार किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, ईंटों की हो रही है। अब हम आगे बात करें तो वापस बाद में क्या लगेंगी, उसी के ऊपर ईंटें लगेंगी, लगेंगी या नहीं लगेंगी। ठीक है, तो हम इसको ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर बार बार जो पुनरावृत्ति हो रही है वो ईंटों की हो रही है, अर्थात जो एक ईंट होगी वही उसकी एकक कोशिका होगी, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होने के बाद एक दीवार का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी बार बार त्रिविम में अगर पुनरावृत्ति की जाए तो वहां क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है, और वो जो छोटी इकाई होती है उसे एकक कोशिका कहा जाता है। मान लीजिए पूरा क्रिस्टलीय जालक जो है वो घन की संरचना बना रहा है। घन कैसी आकृति है, एक द्विविमीय आकृति है कि त्रिविमीय। चलिए हम यहाँ से और क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ से ये मैंने आकृति बनाई है आपके सामने, ये क्या है, वर्ग, एक द्विविमीय आकृति है। जबकि क्रिस्टल जालक बनाने के लिए हमें कैसी आकृति चाहिएगी, एक त्रिविमीय आकृति चाहिएगी। त्रिविमीय आकृति का मतलब होता है जिसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें हों। लेकिन मैंने आपके सामने एक घन बनाने वाली हूँ। हम बचपन में सीखे थे कि घन इसी तरह से बनाया जाता है। इसके अंदर तीनों चीजें होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। देखिए अगर आपके सामने आपने चौक का डिब्बा देखा होगा या आपने माचिस की डिब्बी देखी होगी। माचिस की डिब्बी घनाभ होती है, लेकिन घनाभ और घन में बस इतना सा अंतर होता है, घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इनमें से दो चीजें समान होती हैं, जबकि तीसरी चीज की लंबाई अलग होती है। जबकि अगर हम बात करें घन की, तो घन के अंदर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों जो लंबाइयां होती हैं वो समान होती हैं। तो यहाँ से बात की जाती है एक लंबाई की, चौड़ाई की और ऊंचाई की। ये तीन इसके अंदर मतलब डायमेंशन होते हैं, दूरियां होती हैं। ठीक है, तो हम यही बात कर रहे हैं आपके सामने कि घन में जो होती है वो तीनों चीजें होती हैं, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, तो अगर हम एक घन की ही बार बार पुनरावृत्ति कर दें तो क्या एक जालक का निर्माण होगा, देखते हैं आगे। देखिए बच्चों मैं आपके सामने है चित्र बना रही हूँ, देख के समझिएगा। यहाँ एक छोटा सा चित्र बना रहे हैं। ठीक है, स्केल वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है भाई चित्र बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बने, लेकिन मैं आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करूंगी। देखिए यहाँ से हमने एक आकृति यहाँ से ये बना दी। ठीक है, जिसको आप पहचानते हैं घन है। मैं इसी की पुनरावृत्ति आगे कर रही हूँ। देखिए यहाँ से पुनरावृत्ति मतलब इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए क्या बनेगा चित्र, ये बना दिया। इसी तरह से हमने यहाँ पर कर दिया इसको। ठीक है, ठीक है, अब देखिए दो घन बन गए कि नहीं बन गए, बन गए ना दो घन। इसका मतलब आपने एक घन की पुनरावृत्ति वापस आगे कर दी। मान लीजिए आप और आगे बढ़ा देते हैं, इसका मतलब इसकी छोटी इकाई कौन सी थी, यही तो थी। अब मान लीजिए इसको और आगे करते हैं अपन। देखिए इसके बाद इसको और आगे हम बढ़ा दें तो बच्चों किस तरह से बनेगा चित्र, अपना कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये देखिए मतलब इसी के आगे एक और आकृति बना दी। ये हमने जो पहले बनाई थी वो द्विविमीय आकृति थी, ये कैसी आकृति है, त्रिविमीय आकृति है। देखिए इसके आगे और बढ़ा देते हैं इसी को हम। ये देखिए यहां से ये हमने इसको और बढ़ा दिया। अब आप दिखाई दे रहे हैं आपको कि मैडम इसके अंदर चार घन आ गए हैं। तो यहाँ आपके सामने 1 2 3 और ये 4 के 4 घन आ गए, नहीं आ गए। अगर मैं इसमें अवयवी कण बताऊं तो ये देखिए 1 2 3 4। ये देखिए आप घन की बात करते, चलो इसी की बात करते हैं। 1 2 3
4 5 6, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही कोने होते हैं घन के। नीचे वाले घन को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अगला मैं घन बनाती हूँ इसके, देखिए यहाँ से भी कोने, 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे देख लीजिए बन गई नहीं बन गई। इसका मतलब ये जो आकृति आपके सामने बनी जिसके अंदर कितने घन है, 4 घन है। आप चाहें तो इसी तरह से इसी आकृति को और आगे बढ़ाया जा सकता है। भाई बढ़ाया जा सकता है, नहीं बढ़ाया जा सकता है, यहाँ पे इसी तरह से बढ़ा सकते हो ना, आगे और बनती चली जाएंगी। ये देखिए यहाँ से ये और बनती चली जाएगी, कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ से इसको बढ़ाते जाइए आप, इसको और आगे बढ़ती जाएगी। ये देखिए बच्चों और आकृति आगे बढ़ जाएगी, तो इसका कोई वो नहीं है, आप जितना आगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाती जाएगी। लेकिन आपने इस चित्र में एक चीज देखी कि यहाँ पर आकृति में ये जो पहले नंबर का जो घन है, इसी तरह का दूसरा घन बना, इसी तरह का तीसरा बना, इसी तरह का चौथा बन सकता है, इसी तरह का यहाँ बन सकता है, यहाँ बना, आगे बना, इसके नीचे बना। पुनरावृत्ति किस चीज की हो रही है, इसकी हो रही है। तो इसका मतलब पुनरावृत्ति इसी चीज की हो रही है। तो इस क्रिस्टल जालक में इसकी जो पुनरावृत्ति वाली इकाई है वो कौन है, घन है। और ये जो घन इसकी पुनरावृत्ति हो रही है इसी को हम क्या कह रहे हैं, इस जालक की एकक कोष्ठिका कह रहे हैं। क्योंकि इसकी एकक कोष्ठिका एक घन है, इसीलिए ये जो अपने पास बना चित्र ये घनीय जालक है, घनीय क्रिस्टल जालक है। समझ में आया अब आपको क्रिस्टल जालक क्या चीज होती है। मैंने शुरू में जो आपके सामने बनाई थी आकृति बच्चों, ये द्विमीय आकृति थी, अर्थात इसके अंदर लंबाई और चौड़ाई तो थी लेकिन ऊंचाई नहीं थी। तो केवल 2 ही दिशा में पुनरावृत्ति हो रही थी, एक लंबाई में हो रही थी और एक चौड़ाई में हो रही थी। लेकिन यहाँ पे आप बात करें तो इसके अंदर आप कुछ इस तरह से मानेंगे कि ये आकृति को जमीन पर नहीं रखा जा सकता। पेज आपके सामने रखा हुआ है, कैसी आकृति है, एक द्विमीय आकृति है, इसे जमीन पर रखा जा सकता है। लेकिन त्रिमीय आकृति में क्या होती है, ऊंचाई होती है। हम जो खुद हैं, मानव शरीर हमारा है, हम भी क्या है, त्रिमीय आकृति है। क्या हमें लंबाई है, बिल्कुल है, हमें चौड़ाई है, हमें ऊंचाई है, बिल्कुल है। तो यहाँ से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, या हम उसको मोटाई भी कह सकते हैं, तीनों डायमेंशन जिसमें होते हैं वो त्रिविमीय आकृति होती है। और अच्छा एग्जांपल दे दूं, वृत्त और गोला। वृत्त चूड़ी है जो जमीन पर रखा जा सकता है, गोला जो है एक फुटबॉल है जिसे जमीन पर रखा नहीं जा सकता, उसमें कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी, अर्थात वो जमीन से ऊपर भी रहेगा। ठीक है, अब समझ आ गई होगी। अगर पेपर में बनाना पड़े तो इसको मत बनाइएगा, केवल यहाँ तक का 4 जो घन दिखाई दे रहे हैं उसको बना दीजिए। अब यहाँ से एकक कोष्ठिका की जो हमारे पास डेफिनेशन है उसको लिख लेंगे। यह एकक कोष्ठिका की डेफिनेशन लिखवा रही हूँ बच्चों, वो लिख लीजिए। क्या है एकक कोष्ठिका, यह जालक का सबसे छोटा भाग है। एकक कोष्ठिका वह लघुत्तम भाग है जिसकी त्रिविमीय पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम भाग है जिसकी त्रिविम का मतलब हो गया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों भागों में। त्रिविम में पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। बच्चों ये डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि पूरा जो चैप्टर है वो एकक कोष्ठिका पर ही निर्भर है, क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले इसमें एकक कोष्ठिका के प्रकार। चिंता मत कीजिए, मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में मॉडल की सहायता से समझाऊंगी। एक छोटा सा मॉडल मैंने प्रिपेयर किया है, उसकी सहायता से हम इसको समझने का कोशिश करेंगे। अभी तो हमने इसको पेपर पेन पे समझा है, कोशिश करूंगी इसको एक मॉडल की सहायता से और अच्छे से क्लियर करने की। अब हम पढ़ लेते हैं एकक कोष्ठिका के पैरामीटर क्या है। बच्चों ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा, एकक कोष्ठिका के पैरामीटर, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ये इस साल नहीं तो 2 साल पहले आया था एग्जाम में,
इस साल भी नहीं आया था, इसके पिछले साल भी नहीं आया था, उसके पिछले साल, मतलब 2 साल पहले के एग्जाम में आया हुआ, 2020, 19, 18 के पेपर में ये आया हुआ सवाल है कि एक कोष्ठिका के पैरामीटर लिखिए। देखते हैं क्या कोष्ठिका के पैरामीटर क्या चीज है। देखिए यहां से हमें वापस से घन बनाने की आवश्यकता होगी इसके लिए। ये हमने घन बना लिया, ठीक है। इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा है, ये हमने 3 चीज बनाई। इसके अंदर अपने पास ये वाली जो दूरी है वो a कहलाएगी, ये दूरी b कहलाएगी और ये दूरी c कहलाएगी, क्योंकि तीनों दूरी कैसी हैं, अक्षीय हैं। ये अक्षीय लंबाई, अक्षीय चौड़ाई और अक्षीय ऊंचाई। तो इसके अंदर 3 पैरामीटर क्या होंगे, अक्षीय दूरी कौन कौन सी है, a b c। दूसरी चीज होती है अक्षीय कोण। अक्षीय कोण क्या चीज है, अक्षों के मध्य बनने वाला कोण। इसके अंदर 3 अक्ष हैं, a अक्ष, b अक्ष, c अक्ष। अब यहाँ से जो कोण बनेगा, ये वाला जो कोण बनेगा, एक चीज मैं बता दूं बच्चों, यहाँ जितने भी कोण बनेंगे वो 90 डिग्री के होंगे। अब 90 डिग्री आप a और b का तो कह दोगे, अब आप कहोगे मैडम b और c के बीच का मुझे तो 90 डिग्री नहीं दिखाई दे रहा। कैसे नहीं दिखाई दे रहा, ये देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। देखिए बच्चों, मैंने आपके सामने एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। हम इसमें अंदर ये समझने का प्रयास करेंगे कि वो 90 डिग्री का कोण होगा या नहीं होगा। पहली बात, यहाँ से आप देखेंगे एक लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से दिखा दूं तो ये क्या है, बॉक्स है। तो अपने पास 3 दूरियां हो गई, 1, 2 और ये तीसरी ये। अब आप मुझे बताइए इसकी और इसके बीच का कोण कितना होगा। ये वाला जो अपने पास अक्ष है, ये वाला क्या होगा बच्चों, अक्ष, ये वाला अक्ष होगा अपना, देखो बच्चों, ये वाला जो अक्ष होगा अपना, ये वाला अक्ष है अपना a लंबाई, ये वाली अपने पास b लंबाई, और जो ये अपने पास त्रिविम में जा रही है, इसके पीछे तक जो जा रही है, ये कौन सी हो गई, इसकी c लंबाई, ठीक है। अब इसका ये जो कोण होगा ये कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। अब इसके पीछे वाली बात करें, अगर इसका और इसका एरिया देखें अगर अपन, तो ये कोण भी कैसा होगा, ये कोण भी आप कितने का बताएंगे, 90 डिग्री का बताएंगे। इसी प्रकार से इसके और इसके बीच का, मतलब कौन कौन सा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये कोण भी 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ आपके सामने कि जो हमने चित्र अभी देखा अक्षीय दूरियों का, इस तरह का भी चित्र हमने देखा था। ये देखिए आप यहाँ से इस तरह का चित्र देखा था हमने। इसके अंदर ये कोण भी मैं 90 डिग्री का बताऊंगी, ये कोण भी 90 डिग्री का बताऊंगी तथा ये कोण भी 90 डिग्री का बताऊंगी। तो आपके हाथ में जो भी घन घनाभ कुछ भी हो, तो आप उसके अंदर मेजरमेंट देखिएगा कि वो कोण जो है आपने को कॉपी में बनाएंगे तो चित्र इसी तरह से बनाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वास्तव में ये जो तीसरा अपने को दिखाई दे रहा है वो वास्तव में तीसरी कौन सी चीज है, वो तीसरी ये वाली चीज है। इसमें से ये वाला और ये वाला 90 का होगा, पीछे वाला भी कैसा होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है बच्चों, अब समझ में आया आपको, ये वाला कोण कितने का होगा अपना, 90 डिग्री का होगा। और दूसरी बात, ये और ये इन दोनों के बीच का जो कोण होगा, यहाँ हम 3 कोण लेंगे। कौन कौन से लेंगे, एक लेंगे हम अल्फा, एक लेंगे बीटा और एक लेंगे हम गामा, जिसमें ए और बी लगभग अल्फा की जो अपने पास साउंड आती है वो एक ही जैसी होती है, बीटा वाली साउंड अपने को बी जैसी दिख रही है। तो ए और बी को छोड़कर क्या दिख रहा है, गामा। तो यहाँ का कोण हम क्या मानेंगे बच्चों, गामा मानेंगे, ठीक है। और बी और सी, ठीक है। अब यहाँ से बी और सी में क्या गायब है, ए गायब है। ए मतलब क्या गायब है, अल्फा। तो ये कोण कौन सा कहेंगे आप, अल्फा कहेंगे, ठीक है। ए और सी में क्या गायब है, बी, तो इसका मतलब क्या कहेंगे हम, बीटा कहेंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया, अगर ए बी सी में ए और बी है तो क्या गायब है, आप अल्फा को सदृश मानिएगा, इस तरह से याद कर लीजिएगा, अल्फा बीटा गामा। अल्फा को ए की तरह से मानेगा, बीटा को बी की तरह से, उस गामा को क्या मानिएगा, सी की तरह से। तो बी और सी में क्या गायब है, ए, मतलब अल्फा लिखना है यहाँ पे। ए और सी में क्या गायब है, बी, इसका मतलब बीटा लिखना है। ए और बी में क्या गायब है, सी, इसका मतलब क्या लिखना है, गामा लिखना है। तो ये 6 पैरामीटर होते हैं इसके। तो आपसे पूछे एक का क्वेश्चन कितने पैरामीटर है, तो कुल पैरामीटर कितने हैं, 6 पैरामीटर है। और 6 पैरामीटर कौन से हैं, 3 तो अक्षीय दूरी है और 3 अक्षीय कोण है, ठीक है। इसके साथ एक लाइन भी लिख लीजिए, ए व बी के मध्य गामा, बी व सी के मध्य अल्फा, तथा कौन सा बच गया, ए व सी के मध्य बीटा कोण, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है किस तरह से इसको आपको लिखना है। अब है अपना क्रिस्टल जालक के लक्षण या गुण।
देखिए मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगी, जालक के लक्षण या गुण बड़े बड़े नहीं लिखेंगे। पहला बिंदु इसका यह है कि प्रत्येक बिंदु जालक स्तर कहलाता है। तो बिंदु क्या कहलाएगा यहाँ से, इसका प्रत्येक बिंदु क्या कहलाता है, जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ से, प्रत्येक जालक बिंदु अवयवी कण को निरूपित करता है। अवयवी कण को निरूपित करता है। अगला तो आपको पता है कि अवयवी कण क्या हो सकते हैं, आयन अणु या परमाणु हो सकते हैं। ठीक है, त्रिविम व्यवस्था से जालक बिंदुओं की जो त्रिविम व्यवस्था होगी, मतलब किस किस कहां पर वो लगे हुए हैं, जालक बिंदु की त्रिविम व्यवस्था से जालक की या हम कहते क्रिस्टल की ज्यामिति निर्धारित होती है। क्रिस्टल की ज्यामिति निर्धारित होती है। अगला बिंदु है, इन जालक बिंदुओं को अगर सीधी रेखा में जोड़ दिया जाए, बनाऊंगी भी मैं, जालक बिंदुओं को जोड़ने पर आकृति या ज्यामिति निर्धारित होती है। ठीक है, अब किस तरह से बात हो रही है, मान लीजिए हम कहते हैं ये किस तरह से लगे होते हैं बच्चों, एक चीज और बता दो, ये अवयवी कण है, ये अवयवी कण है। अवयवी कण दूर दूर नहीं होते हैं बच्चों, इस तरह से लगे हुए होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पास पास। आप तो जानते हैं ठोसों में कण कैसे होते हैं, पास पास। जालक किसका बन रहा है, ठोस का बन रहा है, अर्थात ठोसों के कण कैसे होंगे, पास पास होंगे, इस तरह से पास पास होते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कहोगे कि मैडम आपने तो इस तरह से बनाए थे, ये अवयवी कण बताया था जिसको इतनी दूर दूर दिखाया था। बच्चों ये अवयवी कण जो है ना, चित्र में इसको दिखाने के लिए हमने केवल इस अवयवी कण का क्या दिखाया है, सेंटर दिखाया है। क्या दिखाया है, सेंटर। वास्तव में ये अवयवी कण का क्या है, सेंटर है। अवयवी कण जो है वो तो इतना बड़ा है, अवयवी कणों के सेंटर्स को आप जोड़ेंगे तो आकृति ऐसी मिलेगी। आप 4 बॉल को अपने सामने रख के देख लीजिए, इस तरह से जैसे मैंने सामने रखी है। 4 बॉल्स को आप सामने रखेंगे तो आपको वर्ग जैसी संरचना दिखाई देगी। अब जैसे ही आपने इन डॉट्स को मिलाया तो आपको संरचना कैसी मिली, वर्ग की मिली। इसके ऊपर 4 बॉल और रख दोगे, इन्हीं चारों के ऊपर 4 बॉल और रख दोगे, इस तरह से मान लीजिए और 4 बॉल आपने रख दी। उनके सेंटर्स को जब आप मिलाएंगे तो इसी वर्ग के ऊपर एक और वर्ग मिलेगा। अर्थात ये हमने बात की, जैसे हमने इसके सेंटर्स को मिलाया तो हमें क्या मिला, एक वर्ग मिला। अगर ये नीचे वाला जो मैंने आपके सामने बनाया है, ये वाला जो आपके सामने बनाया है, इसको भी आप मिलाओगे तो एक और वर्ग बनेगा। उस एक और वर्ग को मैंने इस तरह से रख दिया, अर्थात हमने इस तरह से रखा। अब जो इनके बिंदु होंगे, अर्थात नीचे वाला गोला और ऊपर वाले जो गोला, मतलब ये वाला गोला और ये वाला गोला, इसको जब आप मिलाओगे तो दोनों के बिंदु यही दिखाई देंगे। चलो इसको 1 नाम दे दो, इस गोले को 2 नाम दे दो, इसको 3 नाम दे दो, इसको 4 नाम दे दो। देखो मैं यहाँ भी बना रही हूँ, इस गोले को 1 नाम, इस गोले को 2 नाम, इसको मैं 3 नाम दे रही हूँ और इसको 4 नाम। ठीक है, अब आप इन दोनों के सेंटर्स को मिलाओगे तो यही तो बनेगा, बताओ मिलेगा ना। इसी तरह से इसको 5, 6, 7 और 8 यही इसके गोले होंगे। ये देखिए, ये रहा, ये 5, ये 6, 7 और ये 8, इनको आप मिलाओ। ये देखो जैसे ही आपने मिलाया आकृति किसकी प्राप्त हुई, घन की प्राप्त हुई। अर्थात जब 8 अवयवी कणों को आपस में इस तरह से मिलाया जाता है तो उनके सेंटर्स को जोड़ने पर एक घन की आकृति प्राप्त होती है। इसीलिए इस क्रिस्टल जालक को घनीय जालक कहा गया। मैंने कोशिश की आपको त्रिविम की आकृति को इस तरह से समझाने की। आप थोड़ा माइंड मेकिंग करिएगा, थोड़ा दिमाग में कल्पना कीजिएगा कि नीचे 4 कण रखे हुए हैं, उसी के ऊपर हमने 4 कण रख दिए। उन 4 कणों के नीचे वाले 4 कणों के और ऊपर वाले 4 कणों को जब आप मिलाएंगे तो वहां पर आकृति कैसी मिलेगी, एक घन के समान प्राप्त होगी। थोड़ा बच्चों ये जो चैप्टर होता है थोड़ा इमेजिनेशन में चलता है, थोड़ा हमें दिमाग में अपनी ओर से माइंड में सोचना पड़ता है कि हाँ ये इस तरह से बनेगा। आप चलो और मैं आसान करती हूँ इस चीज को। आप कमरे को सोचिए, जैसे जैसे बोलती आ रही वैसे वैसे सोचिए। एक कमरे में कितनी दीवारें होती हैं, 4 दीवार।
आगे की दीवार और पीछे की दीवार को जब मिलाते हैं तो बीच में किससे मिलाओगे, छत से मिला होता है ना, तो वहां पर एक लाइन दूसरी लाइन से मिलेगी, एक कोना जब दूसरे कोने से मिलेगा तो वहां पर हमें क्या प्राप्त होती है, एक छत प्राप्त होती है। अर्थात एक कमरे की आकृति भी एक घन की तरह से हमें संरचना देती है, जिसमें नीचे फर्श, ऊपर छत और 4 दीवार, कितनी फलक हो गई, 6 फलक हो जाती हैं। और एक घन में भी 6 ही फलक होती हैं। कोशिश करिए मैंने समझाने की, कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे बताइएगा ये चीज थोड़ी समझ आई या नहीं आई। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अब अपन अगली क्लास में। कोशिश करूंगी मॉडल की सहायता से और अच्छे से समझाने की। नेक्स्ट वीडियो में अपन मॉडल की सहायता से समझेंगे इस चीज को। चलिए बच्चों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पहला पार्ट हम इससे पहले हमने 2 पार्ट्स पढ़ा दिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। और आगे शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर करते रहिए अपने आगे फ्रेंड्स में, अपने आगे क्लास के बच्चों को, ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल पाए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।